हेलो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो ठीक है, योजना की क्लासेस का आप लोगों को इंतजार था, तो योजनाएं आ गई हैं। इसी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। और बहुत ही अच्छी स्कीम्स जितने भी होंगे अभी करंट के लेकर और आगे चल के जो पहले भी पूछे गए हैं स्वतंत्रता के बाद से जो भी हैं, तो हम लोग थोड़ा उल्टा क्रम में चलेंगे। पहले जो करंट से रिलेटेड अभी पास की हैं उनको देख लेंगे। और हाँ, इसके बाद आप तो जानते हैं स्कीम जो होता है, योजनाएं वो अपडेट होती रहती हैं। तो जैसे जैसे अपडेट होगा वो सारे अपडेट हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे इसके साथ में। ठीक है, तो योजनाओं से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितनी भी योजनाएं आपके उत्तर प्रदेश सरकार की हैं वो मिल जाएंगी आपको। और साथ में जो केंद्रीय योजनाएं हैं वो भी आपको सब कुछ मिलेगा इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सारी योजनाएं यहाँ पे, ये योजना की स्पेशल क्लास है। और योजना में आप जानते हैं कि जितने भी एग्जाम होते हैं योजनाओं से, उसमें सवाल पूछता ही पूछता है, चाहे यूपी का एग्जाम हो और केंद्र के एग्जामों में भी बहुत सारा योजनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपके लिए एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। और देखो, पीएम कुसुम योजना जो है किससे रिलेटेड है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें तो इसको लॉन्च कब किया गया। देखो, पीएम कुसुम तो पहले लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना को क्या किया गया, इसको अधिक से अधिक जो किसान हैं उनको लाभान्वित करने का जो है इसमें निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो योजना तो पहले से चल रही है कुसुम योजना, लेकिन अभी अपडेट ये है। ठीक है, और बच्चों इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करना इसका है। यानी कि जैसे आप देखते हैं ना कि किसान जो है बिजली के तार से जो है अपना कनेक्ट करके जो है ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं या पंप वगैरह जो है उसका निर्माण करते हैं। ये बेसिकली ऑफ ग्रिड सौर पंप है। सौर पंप ऐसा होगा जो ग्रिड से कनेक्ट, देखो कई सारे जैसे घरों वगैरह में लगाए जाते हैं तो उसको ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं, यानी एक्स्ट्रा जो बिजली उत्पादन होगी वो ग्रिड के माध्यम से चली जाएगी। लेकिन ये जो है ऑफ ग्रिड है, तो इसको क्या करेंगे कि आप खेत में ये पंप लगा दिया जाएगा और उसमें सोलर पैनल लगा होगा और उसी की सोलर पैनल से चार्ज होगा और फिर वहां से पंप जो है वो पानी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सहायता प्रदान करना है। ठीक है, इस तरह ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता जो है क्या होगा, उसको कम की जाएगी। तो बेसिकली जो लाइट के ऊपर या बिजली के ऊपर जो उनकी निर्भरता है उस निर्भरता को कम करने के लिए ये पीएम कुसुम योजना लाई गई। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, तो एक ऑप्शन में रहेगा कि ग्रिड का जो यूज है उसको कम करना, यानी उसके माध्यम से, बिजली के माध्यम से सिंचाई करना या पंप चलाना, उसको कम करना। तो कई सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, आपको ध्यान देना है इन चीजों को। कुछ तथ्य इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,000 और वर्ष 24-25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप की ये जो सुविधा है ये जोड़ी जाएगी। तो एक सवाल ये भी बने जाएगा कि पीएम कुसुम किससे संबंधित है, तो सोलर पंप से संबंधित है बच्चों। ठीक है, इसी देखो वर्ष 17-18 से वर्ष 22-23 तक 51,000 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। बात समझ में आया। तो मैंने कहा था पुरानी योजना है, तो 17-18 से कितना, 51,000, ये भी याद रखना है कि ये 22-23 तक 51,000 हो गया है और 23-24 में ये 30,000 का जो है टारगेट रखा गया था और 24-25 में ये 44,250 किसानों को टारगेट रखा गया था कि इतने जगहों पर इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। अब आगे हम इसमें बात करें तो देखो कुछ चीजें याद रखना है इसमें। ठीक है, जो यह सोलर पैनल होता है उसमें सहायता के लिए सरकार क्या करेगी, जैसे किसी भी को पीएम कुसुम लेना है योजना, तो उसमें सरकार कितना सहायता करेगी, तो जो केंद्र सरकार है बच्चे, केंद्र सरकार 30% क्या करेगी, 30% तक जो है इसमें सहायता करेगी। राज्य सरकार भी क्या करेगी, 30% तक सहायता करेगी। यानी केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार 30%, राज्य सरकार 30%, टोटल कितना हो गया, 60% का सहायता हो गया, 60%, और बच गया आपका 40%। तो 40% किसान को खुद से ही लगाना होगा। किसान क्या करेगा, तो शेष 40% लागत जो है किसान स्वयं क्या करेगा,
वहन करेगा। ठीक है ना, बताओ। और हाँ, एक चीज याद रखना है कि ये जो 40% है तो बैंक के द्वारा वित्त पोषण प्रदान किया जा सकता है इससे, यानी या तो किसान स्वयं कर ले या बैंक में उसका आवेदन करेगा तो बैंक के द्वारा उसको लोन भी प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये पीएम कुसुम योजना का आपको मैंने बताया कि इसमें कितना कितना जो है योगदान किसका किसका रहेगा, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, बताओ भाई, याद हुआ इसको। अब हम बात करेंगे एक नया जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा कैबिनेट के अंदर जो है एक निर्णय लिया गया था, यह निर्णय है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या है? मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीएम ग्रिड्स भी कहा जाता है। ये योजना शहरी योजना है ये, तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देखो 10 अक्टूबर 2023 को, ठीक है ना, की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें जो आपके शहरी सड़क हैं उनको बेहतर बनाने के लिए ये आपका मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखना इसको, 10 अक्टूबर 2023 को किसने कैबिनेट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, और मुख्य क्या नाम है? मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। कौन सा? शहरी। ठीक है, अब इसके बारे में इसके उद्देश्य क्या है बच्चों? उद्देश्य में एकीकृत सड़क नेटवर्क विकसित करना, इंटीग्रेटेड सड़क यानी एक से दूसरे से जुड़ी हुई सड़कें, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड या एकीकृत सड़क योजना, एकीकृत सड़क नेटवर्क। कब? कार्बन उत्सर्जन, वृक्षारोपण और लागत प्रभावित हरित सड़कें। लागत प्रभावित मतलब कम बजट, कम खर्चे हो और वहां पे सड़कों पे पेड़ वगैरह लगाया जा सके, इसके लिए है। शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना, मोबिलिटी बोलते हैं बच्चों अंग्रेजी में। तो जो मोबिलिटी का मतलब ये हो गया कि तेजी से लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सके। शहरों में क्या होता है कि ट्रैफिक ज्यादा होती है, भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो मोबिलिटी होती है वो स्लो हो जाती है। उस मोबिलिटी को क्या करना? बढ़ावा देने के लिए है। सुरक्षित एवं समावेशित सड़कें हों, ठीक है ना, यानी कि सेफ होंगी और इंक्लूसिव होंगी। सड़क परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव कैसे होगा? शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए समर्थन प्राप्त कर देना और सड़क विकास से संबंधित योजनाओं का अभिसरण करना। ठीक है ना, अभिसरण करना यहाँ पे, और सतत विकास को प्रोत्साहित करना। ये सारे क्या है? उद्देश्य है किसके? आपके जो आपका सीएम ग्रिड है इसका ये सारा का सारा उद्देश्य है। तो इन उद्देश्यों में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? उद्देश्यों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे पूछ लेंगे कि अब कौन कौन सा सीएम ग्रिड का उद्देश्य है, और इसमें कुछ अलग जोड़ देंगे, है ना। बोल देंगे कि नेशनल हाईवे डेवलप करना, तो नेशनल हाईवे डेवलप करना इसका लक्ष्य नहीं है। या आपसे पूछ देंगे कि इसे जो है कोई 4 लेन 5 लेन ऐसे करके बनाना अलग से, तो ऐसा नहीं है। ये शहरों के अंदर जो है उनके लिए ये काम करने के लिए है। ठीक है, अब इसकी पात्रता क्या है? ठीक है ना, तो देखो इसकी पात्रता एक्चुअल में जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, लोकल बॉडीज जो है ना, कौन है? ये अर्बन लोकल बॉडी, इसको यूएलबी कह सकते हैं आप, LULB। क्या बोलेंगे? अर्बन लोकल बॉडीज। जैसे कि आपके जो नगर पालिका होती है, नगर निगम होते है ना, इनकी बात हो रही है। पिछले वर्ष की तुलना में देखो इसे, जिन स्थानीय निकायों ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में अपने राजस्व संग्रह में, मतलब उनके वो भी तो राजस्व लेते हैं, टैक्स वगैरह लेते हैं, उस राजस्व संग्रह में कम से कम 15% की वृद्धि की है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सीएम ग्रिड में किन स्थानीय निकायों, किन शहरों को शामिल किया जाएगा। भैया जिन शहरों में कम से कम उसका जो ये वित्तीय जो वर्ष है उसमें उन्होंने राजस्व संग्रह में 15% की वृद्धि कर ली हो उसमें, ठीक है ना, तो उन्हीं को ये अनुदान प्राप्त करने के क्या होंगे? पात्र होंगे। याद रहेगा, तो पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें शहर पात्र होंगे। और इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जिन शहरी स्थानीय निकायों ने राजस्व संग्रह में 15 से 25% की वृद्धि की होगी, उनको इसी की तुलना में जितना ये वृद्धि किए होंगे उसी के हिसाब से उन्हें राजस्व में वास्तविक वृद्धि के बराबर अनुदान दे दिया जाएगा। यानी 18% किया है तो 18% के हिसाब से, 20 किया तो उसके हिसाब से,
22 किया तो उसके हिसाब से जितना भी होगा उसके हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। और खास बात इसकी ये है कि जिन शहरी निकायों ने अपने राजस्व में 25% से अधिक की वृद्धि की है ना, तो जो वे वास्तविक राशि जो जिनकी वृद्धि हुई होगी उसका दुगुना पाने के पात्र होंगे। कितना पा जाएंगे? डबल प्राप्त कर लेंगे वो, है ना। लेकिन एक चीज है कि जो आपके जो यूएलबी है यानी अर्बन लोकल बॉडीज है उनके लिए सीमा भी तय की गई है, अधिकतम 100 करोड़। कितना भी कर लो, बहुत ज्यादा भी कर लेते हैं 50% ग्रोथ करके 100 करोड़ से ज्यादा निकल जाता है, अगर 150 करोड़ हो जाता है तो, लेकिन मिलेगा कितना? 100 करोड़ ही मिलेगा भैया। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना कि किसी भी परचेज करने जाते हो तो लिखा रहता है 10% ऑफ, 10% ऑफ, लेकिन अप टू लिखा रहता है अप टू 50 रुपीज, यानी कि 10% ऑफ तो है लेकिन 50 रुपए तक ही होगा, उसके बाद ऑफ वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको थोड़ा सा इसी तरीके का है। इसके अलावा याद रखना है कि योजना के तहत जो प्राप्त कुल अनुदान होगा उसका कम से कम 10% शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाएगा। यानी अनुदान में जितना भी दिया जाएगा इनको, उसका 10% कौन वहन करेगा? वो शहरी स्थानीय निकाय वहन करेंगे। और इसके लिए निकाय को एसएफसी, उनका एक फंड होता है एसएफसी फंड से 10% की कटौती की जाएगी और इस राशि का उपयोग सीएम ग्रिड योजना में किया जाएगा। तो ये जो आपका एसएफसी फंड है इसके अंदर राज्य सरकार पैसे भेजती है, उसमें से 10% काट लिया जाएगा और वही पैसा इनको भेजा जाएगा। ठीक है, तो 10% ये लोग इनके द्वारा यूज होगा, बाकी राज्य सरकार देगी। और इस राशि का उपयोग कहां पे करना होगा? जो काटा जाएगा सीएम ग्रिड योजना में किया जाना होगा। याद रखना है आपको ये सब। अब आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें कुछ खास बातें जो एग्जाम में पूछी जाएंगी वो बता दूं कि ये जो आपकी जो सड़कें बनाई जाएंगी, है ना, शहरी सड़कों के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जो निर्धारित दिशा निर्देश है उनके अनुसार केवल उपधमनी, कलेक्टर, स्थानीय सड़कें, इसका मतलब ये है कि जैसे एक सड़क है तो इसके कुछ ब्रांचेज इधर से आ गया, इधर आ गया, तो इनको भी जो कलेक्ट्रेट की सड़कें होती हैं उनको, और ये स्थानीय सड़कें हैं उनको, और इनमें मान्यता ये दी गई है कि 10 मीटर से अधिक और 45 मीटर से कम जो चौड़ी सड़कें हैं उनके लिए ये सीएम ग्रिड है। तो ये भी याद करना है कि कितनी चौड़ाई की सड़कों के लिए सीएम ग्रिड योजना है, तो 10 मीटर और 45 मीटर के बीच के सड़कों की। ठीक है ना, यानी 10 से लेकर 45 मीटर। और योजना के अंतर्गत एजेंसी द्वारा मुख्यालय स्तर पर सीएम ग्रिड के नाम से योजना से संबंधित लेन देन के लिए बैंक खाता खोला जाएगा। तो ये तो चलो ये आप याद रख लेना, खैर इससे क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना कम है, लेकिन जहां पर मैं आपको जोर दे रहा हूं उसको ध्यान में रखना है कि हाँ वो तो याद होना चाहिए किसी भी तरीके से। कुछ तथ्य हैं इससे रिलेटेड, है ना, जैसे जितने क्या क्या चीजें इसमें मिलेंगी, तो जितने भी सड़क से संबंधित सुविधाएं होती हैं जैसे यूटिलिटी डक्ट होते हैं, फुटपाथ होता है, ग्रीन जोन होता है, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट होती है, बस स्टॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण, पैदल यात्री अवसंरचना इत्यादि से युक्त एकीकृत सड़कों का विकास किया जाएगा। यानी ये सड़कों पर ये सारी सुविधाएं मिले, इसकी व्यवस्था ही करना क्या है, सीएम ग्रिड योजना का मुख्य लक्ष्य है, सड़कें। ठीक है ना। और इस योजना के तहत पर्यावरण अनुकूलन एवं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए कम कार्बन उत्सर्जन के साथ लागत प्रभावी हरित सड़कों का विकास किया जाए। यही तो एम पढ़ा था हम लोगों ने उद्देश्य में, तो यही एम है इसका मुख्य। क्या मुख्य पूछा सकता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण अनुकूल करना, आधुनिक तकनीक करके कार्बन उत्सर्जन को कम कर देना, और सड़कें जो होंगी हरित, या ऑप्शन में केवल इतना हो सकता है कि हरित सड़कों का विकास करना, तो बिल्कुल सही है। और साथ में ये सारी सुविधाएं भी वहां पे उपस्थित होंगी। यही क्या है, सीएम ग्रिड का मुख्य तथ्य। और कुछ तथ्य देख लेते हैं बच्चों, है ना। देखो सड़क सुधार भी करना है इसमें, सड़क में गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं तो उसके लिए 10% राशि की मंजूरी इसमें दी गई है। ठीक है। अब बच्चा देखो
इसमें जो चरण अलग अलग 3 चरणों में बांटा जाएगा। प्रथम चरण में नगर निगम को अनुदान दिया जाएगा, है ना, और उसके बाद आने वाले चरणों में नगर पालिका परिषदों और फिर नगर पंचायतों को भी क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। लेकिन पहले वाले में नगर निगमों को अनुदान दिया जाएगा और उसके आने वाले चरणों में नगर पालिका और नगर पंचायत को भी शामिल किया जाएगा। तो पहले तो यही है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये तो सीएम ग्रिड की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा हॉट कुक्ड मील योजना की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के अंदर, ठीक, कहां पर, अयोध्या में किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हॉट कुक्ड योजना का शुभारंभ किया है और ये देखो योजना पहले से चल भी रही थी लेकिन बंद हो गई थी, काफी लंबे समय से बंद थी, तो फिर से शुभारंभ किया है, इसे प्रदेश में फिर से शुरू कर दिया गया है। उद्देश्य इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखो राज्य के जो आंगनबाड़ी केंद्र हुए, है ना, तो वहां पे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं 3 से 6 वर्ष तक के, टारगेट क्या है भैया इनका, टारगेट जो है वो बच्चे कौन से हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जा सके, यही इनका क्या है, टारगेट है, ठीक है ना। और इसमें लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे बच्चों। ये भी पूछा जाएगा कि हॉट कुक्ड मील योजना में कितने बच्चे लाभान्वित होंगे, तो कितने होंगे, 80 लाख लगभग बच्चे क्या होंगे, इससे लाभान्वित होंगे। प्रमुख तथ्य देख लो इसके बारे में। तो देखो इसका लक्ष्य क्या है कि गर्म पका भोजन उपलब्ध, हॉट कुक्ड है ना भाई, तो एकदम गर्म मिले, ठंडा वाला नहीं मिले, ठंडा किसको मजा आता है, गर्म खाने में ही मजा आता है, तो गर्म मिले। और प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्य उपलब्ध कराना है, कितना, 70 ग्राम खाद्य उपलब्ध कराना, इसका क्या है, मुख्य लक्ष्य है। तो इसको याद करना है आपको, पूछा जाएगा कि हॉट कुक्ड मील जो योजना है उसमें कितना ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, तो 70 ग्राम। और योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा भाई, तो कई लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल पूछ सकता है कि हॉट कुक्ड मील योजना के क्रियान्वयन में कौन शामिल नहीं है, शामिल है, याद कर लो कौन कौन है। तो बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग, ये जितने विभाग हैं इनके समन्वय से किया जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग, इनके समन्वय से, समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय बैठाएंगे और कोऑर्डिनेशन से इसका क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। अब कुछ और बातें इसमें, इसके अलावा अगर इसके ये जो है जितना भी, इसके अलावा 402 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 35, उन्होंने, ये तो हॉट कुक्ड मील के बाद बता रहे हैं, है ना, उसके अलावा 402 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 35 जनपदों में बनने वाले 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया गया इसी समय पे। पूछ सकते हैं कि हॉट कुक्ड मील योजना लॉन्च करने के समय कितने आंगनवाड़ी केंद्रों का लॉन्च किया गया, तो कितने, 3401। पूछ सकते हैं कितने जनपद, 35 जनपद, और कितना बजट था उसका, तो 402 करोड़ 67 लाख रुपए, ठीक है बच्चों। अब इधर देखो जरा, कुछ और बातें, तथ्य इसमें देखो। इससे क्या होगा कि जो आपका रियायती दर से जो प्राप्त होता है ना, खाद्यान्न का जो उठान तथा परिवहन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। तो इनका जितना भी लाना, परिवहन करना, ये सब कौन करेगा, खाद्य एवं रसद विभाग जो है हमारे यहाँ पे, उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित नहीं हो रहे हैं, प्राथमिक या यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, तथा जिन्हें नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की श्रेणी में रखा गया है, इनको किस में रखा गया है, नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की में रखा गया है, ठीक है ना। तो किया गया है, हेतु हॉट कुक्ड मील तैयार कर लाभार्थियों को वितरित किया जाने की पृथक व्यवस्था की जाएगी। तो यानी हॉट कुक्ड मील, ऐसे पूछ ले कि ये नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी इसकी व्यवस्था की जाएगी, अलग से पृथक व्यवस्था, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है ना,
कि इसमें ये भोजन पकाने की पूरी व्यवस्था कौन करेगा, तो भाई विद्यालय प्रबंध समिति जो है वही करेगा। जो मिड डे मील स्कीम में करते हैं वही लोग करेंगे इसमें भी, तो विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा। वर्ष फिर से याद कर लो कि 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे रहेंगे, और जो बच्चे इसमें इनरोल्ड होंगे या लाभार्थी होंगे उनमें से 2 के अभिभावक जो होंगे उनको भी विद्यालय प्रबंध समिति में शामिल किया जाएगा, है ना। होता है ना कि जो केवल अगर विद्यालय प्रबंध समिति, तो करप्शन के चांसेस भी रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे के अगर 2 अभिभावक भी उसमें शामिल हैं तो वो देखेंगे कि हाँ सही सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही, तो 2 अभिभावकों को भी इसमें क्या होगी, शामिल किया जाएगा। बताओ, ठीक है ना। चलो, और देखो एक चीज याद रखना है कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश की जो अवधि होगी, है ना, तो उसमें भी प्राथमिक विद्यालय की रसोइयों का प्रयोग किया जाएगा, और इसके लिए बेसिक शिक्षा द्वारा आदेश निर्देशित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा इसके लिए क्या देगी, आदेश देगी कि हाँ आपको इसमें चलाना है, नहीं चलाना है, कैसे चलाना है, ये सारी चीजें आदेशित की जाएंगी। तो ये तो हार्ड कुक्ड मील योजना से रिलेटेड हो गई बातें बच्चों। अब हम थोड़ा एक स्कीम है वंदना योजना, थोड़ा वंदना योजना की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो है 10 अक्टूबर को ही प्रदेश में वंदना योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। अब क्या उद्देश्य है ये वंदना योजना का, तो बच्चों देखो, जो हमारे देश के अंदर ये नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के जो स्थल है उनका अवस्थापना तथा अन्य सुविधाएं विकसित करना, यही वंदना योजना है। यानी कि आप देखते हो ना कि कई जो शहर है वहां पे पुरानी इमारतें हमारी है, या पौराणिक इमारतें हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, भाई इनको क्या करना, पुनर्स्थापित करना, ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्ट करना उनको, और फिर उनको जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देना। प्रमुख तथ्य क्या है इसमें, भाई देखो सुविधाएं उपलब्ध कराने में क्या चाहिए होगा, तो देखो वहां पे लाइटिंग अच्छा हो, पेयजल हो, साफ सुथरा, साफ सफाई हो, लिंक रोड वहां पे रोड जाने के लिए हो, बेंच वहां पे हो, जो बुनियादी सुविधाएं जरूरत होती हैं वो बुनियादी सुविधाएं वंदना योजना के अंतर्गत वहां पे उपस्थित हो, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना है, इसके अंतर्गत उन सुविधाओं को दिया जाएगा जो वहां पे उपस्थित नहीं है, उपेक्षित रह गए, जो ऑलरेडी उपस्थित है उसके लिए नहीं है, जो उपेक्षित रह गए हैं उनके लिए यह व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ चलो, और एक चीज ये है, और किसी अन्य विभाग की योजना अथवा नगर विकास विभाग की दूसरी योजनाओं में प्रस्तावित अथवा स्वीकृत न हो, ऐसे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे कई सारी योजनाएं वो पहले चल रही हो तो उसमें इसको शामिल किया जाएगा, उनके लिए है जो अन्य योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो रहे, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज याद रखना है कि करना क्या होगा, जो भी जगह पे इसकी योजना का लाभ उठाना होगा वहां पे उसका जो है मौजूदा समय में, जो मौजूदा समय है उसका फोटो खींचकर, है ना, छाया चित्र खींचकर निकाय प्रशासकीय स्तर पर जो है अपना कब्जे का विवरण वगैरह भेजकर ये क्या कर सकता है, इस योजना का लाभ उठा सकता है, ये याद रखना है। और इस योजना के अंतर्गत मात्र निकाय की भूमि सार्वजनिक भूमि पर अवस्थित स्थलों के लिए ही है, ये निजी भवन के लिए नहीं है भैया। कोई मान लो कहे कि नहीं हमारी हवेली है, पुरानी हवेली है हमारे बापा दादा की, और वो ऐतिहासिक इमारत है, उसके लिए योजना दे दो, तो उसके लिए नहीं है भाई। ये किसके लिए, निकाय की भूमि हो, सार्वजनिक यानी सरकार की भूमि हो, तो ऐसी भूमि के लिए ये उपस्थित होगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद एक चीज याद रखना है कि ये प्रस्ताव जो होगा उससे संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हुए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो वर्तमान में जो खसरा खतौनी इत्यादि है वो सब चेक करेंगे कौन, ये जिलाधिकारी का काम होगा। तो ये भी एक है सवाल कि वंदना योजना के अंदर जो प्रमाण होगा खसरा खतौनी का ये कौन देगा, तो ये प्रमाण जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। आपको और चीजें याद रखना है कि इस मिशन के अंतर्गत जो भी है, जो भी जगह पे पाया जाएगा वहां पे साफ सफाई, ठीक है ना, और पुरुष महिला शौचालय स्वच्छता बनाए रखे जाने,
हेतु समुचित व्यवस्था, यानी कुल मिलाकर महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग शौच की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था किया जाएगा। समझ में आया? तो और एक चीज है, अति शीघ्र करने का मतलब होता है मिशन बेस्ड मैनेजमेंट, यहां लिखा है MBM, MBM। तो दरअसल ये योजना जो पूरी चलाई जाएगी मिशन बेस्ड मैनेजमेंट के आधार पर चलाई जाएगी, तीव्रता से चलाया जाएगा, इसको याद रखना है आपको। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास एक और स्कीम है जिसे बोलते हैं आकांक्षी नगर योजना। क्या नाम है इसका? आकांक्षी नगर योजना। तो फिर वही बात, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 23-24 में प्रारंभ की जा रही आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, स्वीकृति प्रदान की गई है। क्या है योजना का उद्देश्य? देखो, इस योजना में वर्तमान में जो संचालित सरकारी योजनाएं होती, देखो देश के अंदर सरकारी योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन उनका सही से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, समन्वय सही है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन सही है कि नहीं, तो इसको विकास हेतु उन सभी योजनाओं को अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना ही क्या है इसका उद्देश्य। तो वर्तमान में एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये अलग से स्कीम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ये है कि जो पहले से ही चल रही स्कीम है उनको सही तरीके से त्वरित रूप से उनको कार्यान्वित किया जाए और जो इनका सतत विकास है उसको प्राप्त किया जाए। ठीक है, मुख्य तथ्य क्या है इससे संबंधित जरा हम जान लेते हैं आज इसके बारे में। तो देखो, इसका जो पहला चरण होगा, है ना, तो उसमें नगर निकायों में जो 100 आकांक्षी नगर निकाय होंगे, है ना, उनको लिया जाएगा। और ये 100 जो लिए जाएंगे ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग ने इनको निर्धारित करने के लिए बच्चों, है ना, निर्धारित करने के लिए 16 मानदंड रखे। तो दरअसल नीति आयोग के द्वारा निर्धारित 16 मानदंडों के आधार पर इनका चयन होगा। किनका चयन होगा? ये 100 आकांक्षी जिलों का चयन होगा। फिर से बोल दे रहा हूं, सुन लो कि 16 मानदंड जो नीति आयोग के द्वारा जो निर्धारित किए गए उसके आधार पर ये 100 आकांक्षी ये जो नगर निकायों का चयन किया जाएगा। ये पहला चरण है ना। और इन्हीं चयनित 100 नगरीय निकायों में यह योजना जो होगी 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। लो, एक क्वेश्चन बन गया यहां पे, है ना। तो याद रखेंगे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आकांक्षी नगर योजना जो है उसके अंतर्गत जो 100 कितने नगर निकाय चुने जाएंगे, तो 100 पहली चरण में। तो उनका जो है लागू कब तक रहेगी वहां पे, तो याद रखना 31 मार्च 2026 तक रहेगी। ठीक है, और इसके बाद इसका मॉनिटरिंग भी होता रहेगा और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से इसको किया जाएगा। कब तक किया जाएगा, तो 31 मार्च 2028 तक मॉनिटरिंग चलती रहेगी। ये भी याद रखना है। अब बच्चों देखो, एक चीज याद रखना है कि 31 मार्च 2026 के पूर्व वर्तमान चयनित 100 नगरीय निकाय के स्थल पर अब नए नगर निकायों का चयन किया जाएगा। दूसरा चरण हो गया ये। पहले में 100 था, कब? 31 मार्च 2026 तक। और 31 मार्च 2026 के बाद 100 दूसरे नगर निकायों को भी क्या किया जाएगा? चयनित किया जाएगा। और वो कब से कार्यवाही शुरू होगी उसकी? 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 2 साल तक वहां पर भी ये चलेगा। 2 वर्ष तक ये लागू रहेगा। जैसे यहाँ पे 2026 तक लागू है 31 मार्च, तो यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, तो 2 वित्तीय वर्ष का मतलब हो गया 31 मार्च 2028 तक। ऐसे कह सकते हैं ना हम लोग, 31 मार्च 2028 तक ये चलता रहेगा। ठीक है, चलो। तो बच्चों देखो, एक चीज याद रखेंगे, ये सारे स्कीम जो बता रहा हूं, ये सारे स्कीम जो है आपको जो भी डिटेल है वो सब डिटेल यहां पर है। साथ में पुराने स्कीम जितने भी हैं वो सब भी शामिल होंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगेगा, 1 महीने का पूरा, क्योंकि योजनाएं पूरी डिटेल में हो जाएंगी। जो एक बार ये सारी योजनाएं पढ़ लोगे आप, तो फिर आपको एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं आएगी। इतनी अच्छे से मैं आपको बता दूंगा सब। ठीक है, हाँ, इसमें जो है 100 करोड़ दिए गए थे इस योजना में। ठीक है, याद रखना वित्तीय वर्ष 23-24 में किया गया था। और इसमें जो है कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन का अनुप्रयोग इस योजना में किया जाएगा। क्योंकि देखो बहुत सारे स्कीम है, तो उन सभी को जो है क्या, सबसे पहले देखो कन्वर्जेंस, उनको कन्वर्ज करना, कोलैबोरेट करना एक दूसरे के साथ। हमारे यहाँ तो दिक्कत क्या होती है पता है? दिक्कत ये होती है कि सड़क बार बार खुदती रहती है। एक बार
उसमें टेलीफोन का पाइप डालेंगे, दूसरी बार गैस का पाइप डालेंगे, तब तक तीसरी बार कुछ और पाइप डाल देंगे उसमें, तो हर बार खोद खोद के सड़क खराब करते रहेंगे। हर बार तो पैसे बेकार होते हैं ना, खराब होते हैं। तो अगर कोलैबोरेशन वगैरह सही से करके करें, कंपटीशन हो आपस में, तो ऐसे में इसको अच्छे से क्या किया जा सकता है, क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब यहां पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्कीम, इसको याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस स्कीम से। ठीक है, चलो ये है हमारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मवेशियों की नस्ल को सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है ये लाया गया है। और दरअसल 2023 में नंद बाबा मिशन चलाया गया, उसके हिस्से के रूप में ही ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, सितंबर 2023 में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, ये भी याद रखना है। तो सवाल पूछा जाएगा किसके अंतर्गत है, तो नंद बाबा मिशन के अंतर्गत है। ठीक है, उद्देश्य क्या है भैया इसका, तो उद्देश्य है प्रदेश में जो उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश का संवर्धन करना है। यानी हमारे देश में जानते हैं गोवंश, लोगों का ज्यादा झुकाव विदेशी जो नस्ल है उसके ऊपर चला गया था, लेकिन हमारी देसी नस्ल में भी बहुत सारी नस्लें हैं जो बहुत अच्छा जो है दूध उत्पादन जिससे किया जा सकता है। तो पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करना, प्रदेश में पशुपालकों के लिए उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर है ना भाई, जिसको जो पशु पालेगा या दूध बेचेगा उसको फिर तो क्या होगा, फिर उसको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो जाएंगे, और पशुपालकों की आय को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। जरा इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य है इसमें। देखो इसका जो पहला चरण है उसमें 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की जो लागत होगा उसका 50% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। तो 25 दुधारू गायों की, गाय कितने 25, और कितनी इकाइयां 35 इकाइयां किया जाएगा, और सब्सिडी कितना होगा 50% सब्सिडी देंगे। और दुधारू गायों में जैसे कि साहिवाल, गिर, थार, परकर और गंगा तीरी प्रजाति की ही गायें सम्मिलित की जाएंगी। ये एक सवाल है ना, पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि ये जो स्कीम है आपका, इस स्कीम के अंतर्गत किस किस प्रजाति की गायों का प्रयोग किया जाएगा, तो याद रखना साहिवाल है, गिर है, थार परकर है और गंगा तीरी प्रजाति की गाय है। ठीक है, हाँ एक चीज और याद रखना है कि ये जो गंगा तीरी नस्ल को शामिल करने वाली इकाई जो होगी उसमें अधिकतम 5 गंगा तीरी गोवंश ही अनुमान्य होते होंगे, बाकी दूसरे गोवंश को आपको लेना होगा। ठीक है ना, गंगा तीरी 5 ही लेना होगा। ठीक, और एक चीज, इसमें जो लोग भी लाभार्थी बनना चाहते हैं उन्हें कम से कम 3 वर्ष के गोपालन का अनुभव होना चाहिए, और साथ में उनके पास कुछ भूमि भी होनी चाहिए। इकाई स्थापित करने के लिए 0.5 एकड़ की भूमि होनी चाहिए, और चारे के लिए 1.5 एकड़ की भूमि, ये भी याद रख लेना, ये भी क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब एक बात और, प्रारंभिक चरण में ये 10 मंडल है ना मुख्यालय, जिसमें से आपका है अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। और देखो एक चीज याद रखना है कि इसके पहले भी पूर्व में संचालित है, जैसे कि कामधेनु है, मिनी कामधेनु है, आपका माइक्रो कामधेनु है। तो इन योजनाओं में जो लोग लाभ ले रहे हैं वो शामिल नहीं होंगे, वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, याद रखना। तो ये योजना उनके लिए नहीं जो पहले से ये इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, और लाभार्थी के आवेदनों की संख्या अधिक होने पर मुख्य विकास जो अधिकारी है कि इसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई नीटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। मतलब ठीक है, पूछा जा सकता है ये भी बात कि हाँ किस तरीके से चयन किया जा सकता है, तो मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा ये जो ई नीटरी के द्वारा इसको चयन किया जाएगा। ठीक है ना, चलो तो बच्चों देखो आज, ठीक है, तो आज कुछ योजनाएं ये थी। तो इन योजनाओं के अलावा धीरे धीरे और जितनी भी योजनाएं हैं हमारे पास, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आज थोड़ी सी क्लास छोटी हो रही है, बाकी तो फिर जो आपके 1 घंटे की क्लासेस डेली होंगी।
तो ये आपकी क्लासेस बराबर आपको मिलती रहेंगी। तो जो लोग भी चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा पूरा सारा जितना भी है। कुछ क्लासेस आपके यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगी, तो आप दोनों तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। तो हाँ, ये चीज है कि बहुत ज्यादा अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो निश्चित रूप से आप एप्लीकेशन पर आएंगे, तो वहां पर इन योजनाओं को आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े उसके लिए। जय हिंद, जय भारत।